हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका सोशल स्टार्ट होता है। ये आपके सोशल का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। तो आज हम सभी इस चैप्टर में प्राकृतिक संसाधन के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन होता क्या है इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन जानने से पहले हम सभी प्राकृतिक क्या होता है वो जानेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त सभी वस्तुएं प्राकृतिक वस्तु कहलाती हैं। तो यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन को हम कह सकते हैं कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधन ही प्राकृतिक संसाधन हुए। यहाँ पर हम सभी तो संसाधन के बारे में ही नहीं जानते। चलिए सबसे पहले संसाधन क्या होता है ये जानते हैं। तो कोई भी वस्तु जो मनुष्य की, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक होती हैं वो संसाधन कहलाती हैं। तो इससे क्लियर है कि ऐसी प्राकृतिक वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करती हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं। चलिए हम सब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट टॉपिक है संसाधनों का अर्थ। इस टॉपिक में हम लोग संसाधन का क्या अर्थ होता है ये जानेंगे। वह कोई भी वस्तु जिसका प्रयोग मानव आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए किया जा सकता है संसाधन कहलाती हैं। अभी हम आपको सिंपल शब्द में बताए ही थे कि कोई भी वस्तु हो जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करती हैं वही संसाधन कहलाती हैं। हम विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हम जल का प्रयोग पीने के लिए, भोजन पकाने, स्नान करने इत्यादि के लिए करते हैं। इन स्थितियों में जल हमारी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, अतः जल संसाधन का एक उदाहरण है। अगला टॉपिक हमारा संसाधनों का मूल्य है। अब मूल्य क्या होता है चलिए उसको जानते हैं। इसकी उपयोगिता एवं महत्व के साथ मूल्य का अर्थ भी परिवर्तनशील है। मूल्य का अर्थ धनराशि में इसकी कीमत है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य है जबकि कुछ का नहीं। उदाहरण के लिए हीरे का आर्थिक मूल्य है लेकिन एक परोपकारी कार्य का नहीं हो सकता, परंतु दोनों ही आवश्यक हैं। यदि किसी विशेष वस्तु का हमारे लिए कुछ उपयोग है तो इसका अर्थ है कि हमारे लिए कुछ मूल्य है। किसी भी वस्तु का मूल्य इसे एक संसाधन बनाता है। कभी कभी कोई वस्तु हमारे लिए किसी भी मूल्य की नहीं हो सकती, परंतु यह किसी अन्य व्यक्ति के लिए कुछ उपयोगी हो सकती है। चिकनी मिट्टी का उदाहरण ले लीजिए। चिकनी मिट्टी आपके लिए अनुपयोगी है, मतलब चिकनी मिट्टी का हमारे लिए कोई मूल्य नहीं है, परंतु अगर कुम्हार के लिए देखा जाए तो यह एक उपयोगी एवं महत्वपूर्ण संसाधन होता है। आगे है संसाधनों का आर्थिक मूल्य। जब एक संसाधन की कीमत को धनराशि के पदों में मापा जा सके तब इसका आर्थिक मूल्य माना जाता है। सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण के लिए जब एक व्यक्ति स्वच्छ वायु का आनंद ले रहा है तो स्वच्छ वायु उसके लिए एक संसाधन का कार्य कर रही है, परंतु स्वच्छ वायु का कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। आइए हम एक और संसाधन का उदाहरण लेते हैं जिसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं भी हो सकता, परंतु वह फिर भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। आपकी माताजी आपके लिए अनेक स्वादिष्ट व्यंजन बनाती होंगी। वह सैकड़ों व्यंजन बनाने की प्रक्रिया से अवगत होंगी। इन विधियों या प्रक्रियाओं के बारे में उनके ज्ञान का आर्थिक मूल्य नहीं है, परंतु यह उनके लिए और आपके लिए भी संसाधन है। अब मान लीजिए कि आपकी माताजी पकाने की विधियों की एक पुस्तक लिखने का निर्णय लेती हैं तथा यह पुस्तक सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बन जाती है, तब उनकी यह विधियाँ आर्थिक मूल्य अर्जित कर लेती हैं। इसी प्रकार के घर के अनेक नुस्खों का आज एक आर्थिक मूल्य नहीं हो सकता, परंतु भविष्य में यदि एक दवाई निर्माता कंपनी उनमें से कुछ के लिए पेटेंट कर लेती है तो वे आर्थिक मूल्य ग्रहण कर लेंगे। आगे का टॉपिक है संसाधनों के प्रकार। यहाँ पर हम सभी सीखेंगे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन एवं मानव संसाधन। मतलब संसाधन को मुख्यतः पहले जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। तो पहले सबसे पहला टॉपिक जो है प्राकृतिक संसाधन, उसके बारे में हम सभी जानते हैं। प्राकृतिक संसाधन में बताया गया है कि वे वस्तुएं जो प्रकृति से प्राप्त की जाती हैं तथा
अधिक परिवर्तन किए बगैर प्रयोग की जाती हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं। प्राकृतिक संसाधनों के कुछ उदाहरण हैं जल, वायु, मृदा, खनिज, चट्टान इत्यादि। मतलब वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है और जिनमें हमें बहुत कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं करना रहता, हम वैसे ही उसका उपयोग कर लेते हैं, वही संसाधन प्राकृतिक संसाधन होते हैं। और यहाँ पे जल, वायु, मृदा, खनिज, चट्टान, ये हमें प्रकृति से जिस रूप में प्राप्त होते हैं हम उसका उपयोग उसी रूप में कर लेते हैं, अतः ये सभी प्राकृतिक संसाधन हुए। प्राकृतिक संसाधनों को अनेक आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे विकास एवं उपयोग के आधार पर, उद्गम के आधार पर, संग्रहण व विभाजन के आधार पर। जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनको इन तीनों आधार पर हम जो है डिवाइड कर सकते हैं। अब संसाधनों को उनके विकास एवं उपयोग के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। कुछ संसाधन वास्तविक संसाधन होते हैं और कुछ संभाव्य होते हैं। तो चलिए दोनों के बारे में हम सब जानते हैं। वास्तविक संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात है तथा जिनका प्रयोग मनुष्य द्वारा किया जा रहा है वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए झारखंड में कोयले के भंडार एक वास्तविक संसाधन है। यहाँ पर जो कोयला है वो प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया है, अतः कोयला एक प्राकृतिक संसाधन है। अब प्राकृतिक संसाधन में उसकी मात्रा ज्ञात है और मनुष्य उसका प्रयोग भी कर रहा है, अतः कोयला एक वास्तविक प्राकृतिक संसाधन हुआ। हमें ज्ञात है कि झारखंड में कोयले की खानों से कितना कोयला तथा कोयले का प्रयोग अनेक कारखानों में ऊर्जा उत्पादन के लिए हो रहा है। इसी प्रकार से गंगा में बहने वाला जल एक वास्तविक संसाधन है, क्योंकि हम इस जल का उपयोग अनेक कार्यों में कर रहे हैं। पश्चिम एशिया में कोयले के संपन्न भंडार महाराष्ट्र में दक्कन की काली मृदा भी वास्तविक संसाधनों के कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधन संभाव्य संसाधन भी होते हैं। अब संभाव्य संसाधन क्या होते हैं, चलिए उनको सीखते हैं। वे संसाधन जिनकी वास्तविक मात्रा अज्ञात है, मतलब वे प्राकृतिक संसाधन जिनकी वास्तविक मात्रा हमको पता ही नहीं है तथा जिनका प्रयोग मानव द्वारा वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है, संभाव्य संसाधन है। उदाहरण के लिए लद्दाख में यूरेनियम के भंडार एक संभाव्य संसाधन है। लद्दाख आपका एक यूनियन टेरिटरी है जिसमें जो यूरेनियम का भंडार है वो एक संभाव्य संसाधन बन सकता है जिसका भविष्य में हम प्रयोग कर सकते हैं। एक अन्य उदाहरण भारत के पश्चिमी तट के समीप खोजे गए अनेक तेल के कुएं हैं। तकनीकी के उचित विकास के साथ एक संभाव्य संसाधन को एक वास्तविक संसाधन में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब अगर टेक्नोलॉजी का उचित तरीके से हम लोग विकास करें और उसको उस क्षेत्र में लगाएं तो जो संभाव्य संसाधन है उसको हम वास्तविक में परिवर्तित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लगभग 200 वर्षों पूर्व पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए नहीं किया जाता था। अब पवन ऊर्जा का उपयोग विश्व के अनेक भागों में विद्युत उत्पादन के लिए किया जा रहा है। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से तमिलनाडु राज्य अग्रणी है। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि लगभग 200 वर्ष पूर्व हमको मनुष्य को पवन ऊर्जा के बारे में नहीं पता था कि वो उससे विद्युत का उत्पादन हो सकता है, परंतु आज किया जा रहा है। उस समय वह एक संभाव्य संसाधन था, लेकिन आज वास्तविक संसाधन में परिवर्तित हो चुका है और उससे विद्युत उत्पन्न किया जा रहा है। भारत का जो तमिलनाडु राज्य है उस राज्य में पवन ऊर्जा विद्युत उत्पादन की दृष्टि से सबसे आगे है। यहाँ पर कुछ ज्ञानवर्धक बातों में हम सभी देखते हैं। पवन ऊर्जा विश्व पवन ऊर्जा रिपोर्ट 2010 के अनुसार भारत में पवन चक्कियों द्वारा 13,000 मेगावाट से भी अधिक विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर पवन चक्कियों द्वारा विद्युत उत्पादन को चित्र द्वारा दर्शाया गया है। ये पवन चक्कियाँ हैं जो पवन की गति से चलती हैं और इनकी सहायता से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। उद्गम के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। उद्गम के आधार पर मतलब उनके उत्पन्न होने के आधार पर संसाधनों को जैव संसाधन और अजैव संसाधन में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग जो है जैव संसाधन के बारे में सबसे पहले सीखते हैं। संसाधन जो सजीव स्रोतों से प्राप्त होते हैं जैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पौधे एवं जंतु जैव संसाधन होते हैं। अजैव संसाधन क्या होते हैं? संसाधन जो निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए चट्टानें, मृदा, वायु व जल
कुछ अजैव संसाधन हैं। यहाँ पर चित्र द्वारा चट्टान एक अजैव संसाधन है तथा जंगल एक जैव संसाधन है, इसको दर्शाया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो चट्टान है वो निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होते हैं, अतः वे अजैव हैं, परंतु जंगल में पेड़ पौधे होते हैं जो सजीव स्रोतों से प्राप्त होने वाले हैं, अतः ये जैव संसाधन हुए। आगे है कि संसाधनों को उनके विभाजन के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। सर्वव्यापी संसाधन। सर्वव्यापी संसाधन क्या होता है? वे संसाधन जो विश्व भर में कम या अधिक विषम रूप से विभाजित होते हैं, सर्वव्यापी संसाधन कहलाते हैं। स्थानीय संसाधन। वे संसाधन जो कुछ निश्चित भौगोलिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं, स्थानीय संसाधन कहलाते हैं। अनेक संसाधनों का विभाजन अनेक भौगोलिक कारकों जैसे जलवायु, स्थलाकृति आदि पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए मध्य एशिया तेल भंडारों से संपन्न है, इसलिए पेट्रोलियम स्थानीय संसाधनों का एक उदाहरण है। नवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जो प्रकृति द्वारा शीघ्रता से नवीनीकृत किए जाते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जिस वायु में हम सांस लेते हैं वह प्रकृति द्वारा सरलता से नवीनीकृत कर दी जाती है, अतः यह एक नवीकरणीय संसाधन है। अब हम सभी अनवीकरणीय संसाधन को सीखेंगे। वे संसाधन जो नवीनीकृत होने में हजारों वर्षों का समय लेते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। क्योंकि इनके नवीनीकृत होने में संसाधन में मनुष्य के जीवन काल से भी अधिक समय लग जाता है, इसलिए ये अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कोयला हुआ या पेट्रोलियम हुआ, इनके निर्माण में हजारों वर्ष लग जाते हैं, अतः ये अनवीकरणीय संसाधन है। मतलब हम कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनको हम पुनः उनको नवीकृत होने में हमारे जीवन से भी अधिक समय लग जाता है, हम उनको जो है अपने जीवन काल में नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो वो अनवीकरणीय होते हैं। जैसे वायु हुआ, वायु हमारे द्वारा सेवन किया जाता है, हम सांस लेते हैं वायु में और प्रकृति उसे पुनः बना देती है, परंतु अगर कोयला ख़त्म हो जाए तो वह हमारे जीवन काल में हमें नहीं प्राप्त हो सकते, उसे नवीनीकृत होने में सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं, हजारों वर्ष लग सकते हैं, अतः यह अनवीकरणीय संसाधन है। यहाँ पर चित्र द्वारा नवीकरण संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन को दर्शाया गया है। सौर ऊर्जा हुआ या फिर जल विद्युत ऊर्जा हुआ, ये सभी जो है नवीकरणीय संसाधन हुए। वहीं पे जीवाश्म तेल हुआ, जीवाश्म ईंधन हुए, परमाणु हुआ, प्राकृतिक गैस हुए, अगर ये ख़त्म हो गए तो हमारे जीवन काल में हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते, इनको बनने में हजारों वर्ष लगेंगे, तो ये अनवीकरणीय संसाधन हैं। अभी तक हम सभी प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो है संसाधनों के बारे में पढ़े थे, मतलब जो प्रकृति ने निर्मित किए थे उन संसाधनों को हम सब पढ़े थे। अब मानव निर्मित संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब वे संसाधन जिनका निर्माण मानव ने किया है। तो चलिए मानव निर्मित संसाधन में हम सभी पढ़ते हैं। अनेक प्राकृतिक पदार्थों को तकनीकी के प्रयोग द्वारा उपयोगी बनाया जा सकता है। जब ये प्राकृतिक संसाधन उपयोगी बन जाते हैं तो ये मानव निर्मित संसाधन या कृत्रिम संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लोहा प्राकृतिक रूप से अयस्कों के रूप में पाया जाता है, मतलब उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, फिर उसको शुद्ध जब किया जाता है तब जाके उसका हम उपयोग कर सकते हैं, परंतु लौह अयस्क इसके प्राकृतिक रूप में हमारे लिए किसी भी उपयोग का नहीं है। लौह अयस्क से हमारे लिए उपयोगी लोहा बनाने को इसे कारखानों में भेजा जाता है। इसी प्रकार से जब बढ़ई लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं तो वे इस लकड़ी को एक मानव निर्मित संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। ये जो पुल आप देख रहे हैं ये मानव निर्मित संसाधन है, मतलब प्राकृतिक वस्तुओं से मानव उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसे किसी दूसरे रूप में परिवर्तित कर एक संसाधन विकसित कर देता है, संसाधन के रूप में विकसित कर देता है। तो वही वस्तु जो संसाधन हमें प्राप्त हुआ है वो प्राकृतिक संसाधन ना होकर के मानव निर्मित संसाधन में परिवर्तित हो जाता है। हमारा टॉपिक है मानव संसाधन। मानवीय संसाधन है एवं शायद सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। प्रत्येक व्यक्ति में एक अद्भुत कुशलता एवं ज्ञान होता है जो उसे समाज में किसी न किसी रूप में योगदान करने योग्य बनाता है। हम कह सकते हैं कि मानव जो है वह एक प्रकार का संसाधन है, और जैसा कि आप जानते हैं कि मानव भी
मनुष्य को जीवन जीने में सहायता करता है। अतः मानव भी एक प्रकार का संसाधन हुआ। कोई भी मनुष्य शिक्षण एवं प्रशिक्षण के द्वारा अपने ज्ञान और कुशलता से, अपनी गुणवत्ता से मनुष्य के जीवन को बेहतर बना सकता है। जैसे डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, पायलट हुए, टीचर हुए इत्यादि, ये सभी अपने ज्ञान और गुणवत्ता के द्वारा हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। अतः यह एक प्रकार के संसाधन हुए। लोगों को उपयोगी मानव संसाधन बनने के लिए सतत शिक्षा एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। शिक्षा एवं प्रशिक्षण लोगों की कुशलता एवं ज्ञान की गुणवत्ता को बेहतर बनाते हैं। अतः शिक्षा एवं प्रशिक्षण अक्सर मानव संसाधन विकास के अंतर्गत आते हैं। संसाधनों का संरक्षण। इस संसार में किसी वस्तु की असीमित आपूर्ति नहीं है एवं मानव आवश्यकताएं भी असीमित हैं। जब हम किसी संसाधन का उपयोग करते हैं, इसे संरक्षित करना हमारा दायित्व बनता है। यह अनवीकरणीय संसाधन के लिए अधिक लागू होता है। अतः संसाधनों का सावधानी से प्रयोग करना ताकि उन्हें नवीनीकृत होने का समय मिल सके, संसाधनों का संरक्षण कहलाता है। आइए हम कोयले व पेट्रोलियम का उदाहरण लेते हैं। पेट्रोलियम व कोयला दोनों ही जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। इनका निर्माण पौधों व जानवरों के मृत अवशेषों से हुआ है, जो हजारों वर्षों पूर्व पृथ्वी के नीचे दब गए थे। पृथ्वी के भीतर के अत्यधिक ताप व दाब ने इन्हें कोयले व पेट्रोलियम में परिवर्तित कर दिया। जानवरों के अवशेषों से पेट्रोलियम का निर्माण तथा पौधों के अवशेषों से कोयले का निर्माण हुआ। मनुष्य जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक प्रयोग करता है। वैज्ञानिकों एवं रिसर्च संस्थानों की भविष्यवाणियों के अनुसार लगभग 150 वर्षों के समय में जीवाश्म ईंधनों का पूर्णतः प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद के भविष्य के बारे में सोचिए। कार चलाने के लिए कोई पेट्रोल नहीं होगा, कारखानों में ऊर्जा के लिए कोयला नहीं होगा। उन कठिनाइयों के बारे में सोचिए जिन्हें हमें भावी पीढ़ियों को झेलना पड़ेगा। टॉपिक है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या होता है, चलिए सीखते हैं। इन संसाधनों के उपयोग के दौरान हमें हमारी आवश्यकताओं एवं इन संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता के बीच एक संतुलन बनाना चाहिए। यह हमारे ग्रह पृथ्वी को हमारी भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित छोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। अतः वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपयोग एवं भावी पीढ़ियों के लिए इनका संरक्षण भी सतत पोषणीय विकास कहलाता है। मतलब वर्तमान में जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना और भावी पीढ़ी के लिए उनको संरक्षित रखना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सतत पोषणीय विकास को संभव बनाने के लिए हम निम्नलिखित सिद्धांत का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कमी करना, पुनर्प्रयोग एवं पुनर्चक्रण सम्मिलित है। मतलब सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत कमी करना, पुनर्प्रयोग और पुनर्चक्रण आता है, जिसे हम सभी बारी बारी से सीखेंगे। आपका पहला टॉपिक है इसमें कि कमी करना। जहाँ भी संभव हो हमें कुछ निश्चित वस्तुओं के उपयोग में कमी करनी चाहिए। यदि आपका विद्यालय आपके घर के निकट है तो आप पैदल स्कूल जा सकते हैं या विद्यालय जाने के लिए साइकिल का उपयोग कर सकते हैं। यह कार या बस से विद्यालय जाने से बेहतर है। इसमें जीवाश्म ईंधनों के संरक्षण में मदद मिलेगी। हमें विद्युत के व्यर्थ प्रयोग को रोकना चाहिए। मतलब ये आपको बता रहा है कि अगर आपका स्कूल आपके घर के पास है तो आप पैदल भी जा सकते हैं या फिर साइकिल का प्रयोग करके जा सकते हैं। वहीं पर अगर आप कार या फिर बस से जाते हैं तो उससे जीवाश्म ईंधन जो है व्यर्थ खर्च हो जाएगा। अगर हम पैदल या फिर जो है साइकिल से जाएंगे तो हम उसको बचा सकते हैं। इसके लिए सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि कमरे में कोई नहीं है तो टीवी, पंखे व लाइटें बंद हो। हमें जल को व्यर्थ बहने से रोकना होगा। और यहाँ पे बताया गया है कि अगर कमरे में कोई नहीं है तो टीवी, पंखे, लाइटें बंद करके हम जो है विद्युत को बचा सकते हैं। आगे टॉपिक है पुनर्प्रयोग। पुनर्प्रयोग क्या होता है? अनेक पुरानी वस्तुओं को वस्तुओं में बदलकर पुनः प्रयोग किया जा सकता है।
मतलब बहुत सारी ऐसी पुरानी वस्तुएं होती हैं जिनको हम जो है पुनः प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पुराने कपड़ों का प्रयोग गलीचे व दरवाज़ों के आसन बनाने में कर सकते हैं। हम जूट व पुराने समाचार पत्रों से खरीदारी के लिए थैले व टोकरियाँ बना सकते हैं। तो इसके द्वारा हम उन वस्तुओं को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, पुनर्प्रयोग कर सकते हैं। आगे है पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण क्या होता है? कागज, कांच, लोहा व टिन को अनेक बार पुनर्चक्रित किया जा सकता है। पुराने समाचार पत्रों व अन्य वस्तुओं को कबाड़ी वाले को दिया जाना चाहिए। वे उन्हें पुनर्चक्रण कारखानों में बेच देते हैं। पुनर्चक्रण के पश्चात इन बेकार वस्तुओं से अनेक उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। मतलब उसी वस्तु से पुनः उसी वस्तु को या फिर अनेक वस्तु को बनाना ही पुनर्चक्रण कहलाता है। जैसे कागज हुए, कांच हुआ, लोहा हुआ, टिन हुआ, इन सभी वस्तुओं को जब हम कबाड़ी वाले को बेचते हैं तो वे उन्हें पुनर्चक्रण कारखाने में बेच देते हैं और पुनर्चक्रण कारखानों में उन्हीं पदार्थ से अनेक उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। ये आपके टोटल चैप्टर का सारांश रहा। कोई भी वस्तु जिसका प्रयोग मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है संसाधन कहलाते हैं। चाहे वो प्राकृतिक वस्तु हो, चाहे मानव निर्मित वस्तु हो, अगर वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही हैं तो वो वस्तु संसाधन कहलाती हैं। एक संसाधन की उपयोगिता संसाधन का मूल्य बताती है। संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित व मानव संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसा कि अभी आप लोगों ने पढ़ा भी है। एक संसाधन वास्तविक संसाधन या संभाव्य संसाधन हो सकता है। जो संसाधन होते हैं अगर उनकी मात्रा हमें ज्ञात है तो वास्तविक संसाधन हुए। अगर उनका उपयोग कर रहे हैं, अगर उनकी मात्रा ज्ञात है, हम उनका उपयोग अभी नहीं कर रहे हैं, तो वो संभाव्य संसाधन हुए। संभाव्य संसाधनों का उपयोग जो है भविष्य में होने की संभावना रहती है। एक संसाधन सर्वव्यापी या स्थानीय हो सकता है। मतलब कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो प्रत्येक स्थान पे व्याप्त रहते हैं और कुछ एक विशेष स्थान पे, तो उस आधार पर उन्हें हम सर्वव्यापी या स्थानीय संसाधन कहते हैं। एक प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय या अनवीकरणीय हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है जो जल होता है, वायु है, जो वायु है वो एक नवीकरणीय संसाधन है, परंतु वहीं पे अगर हम कोयले या पेट्रोलियम की बात करें तो वे अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि उनको पुनः बनने में सैकड़ों हजारों वर्ष लग सकते हैं। सभी संसाधनों का सावधानी से उपयोग व संरक्षण किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनको सावधानी से नहीं उनका उपयोग करेंगे, उनका संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारी भावी पीढ़ी के लिए वो खत्म हो चुके रहेंगे। वह विकास जो भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करे सतत पोषणी विकास कहलाता है। मतलब ऐसा विकास जो आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन उपलब्ध करने को सुनिश्चित करता हो, संसाधन को बचा कर रखता हो, वही जो है सतत पोषणी विकास कहलाता है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा कि हम कमी करके और या फिर जो है पुनर्चक्रण द्वारा, पुनर्प्रयोग द्वारा जो है उनको भावी पीढ़ियों के लिए सुनिश्चित रख सकते हैं।